प्यारे विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम यूरोप महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप की सामान्य जो जानकारियां हैं उनकी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप का जो उच्चावच है इसमें काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ प्राचीन पर्वतों से लेकर नवीन जो पर्वतमाला है वो भी स्थित हैं। साथ ही मध्य का जो यूरोपीय भाग है वहाँ नदियों से निर्मित मैदानी भाग पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप को मुख्यतः 3 भौतिक भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर पश्चिम की जो पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा मध्य का जो मैदानी भाग है और तीसरा दक्षिण पश्चिम में जो आल्प्स पर्वतमाला है। तो ये मुख्यतः 3 भौतिक विभाग इस महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। देखिए ये मानचित्र, तो ये तो उत्तर पश्चिम का जो प्राचीन पर्वतमाला है जिसमें स्कैंडिनेवियाई देश हैं और ब्रिटेन और उसके समीप के जो कुछ द्वीप हैं वहाँ प्राचीन पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। तो ये प्राचीन पर्वत का क्षेत्र है। दूसरा जो ये मध्य का मैदानी भाग है, यहाँ पूर्व से लेकर इधर पश्चिम तक जो सकड़ा है ये, और दक्षिण पश्चिम में जो आल्प्स पर्वतमालाएं हैं जो श्रृंखलाओं के रूप में फैली हुई हैं। तो ये मुख्यतः 3 तरह की स्थलाकृतियाँ इस महाद्वीप में पाई जाती हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। तो जो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश है इसको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, स्कैंडिनेविया पर्वतीय भूमि और ब्रिटेन और उसके समीप के द्वीपों की उच्च भूमि। जैसे कि अभी बात की हमने, ये जो क्षेत्र है तो यहाँ तो ये स्कैंडिनेविया ही हो गया जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मुख्यतः आते हैं। इसके अलावा डेनमार्क भी है, यहाँ भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसके अलावा ब्रिटेन जो है इसके पास के जो द्वीप हैं यहाँ भी प्राचीन पर्वत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य पर्वत हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि स्कैंडिनेवियन पर्वत है, तो ये फिनलैंड से लेकर नॉर्वे है, स्वीडन है, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। प्राचीन समय में ये जो पर्वत है ये हिमानियों से प्रभावित थे, मतलब यहाँ हिमानीकरण के जो हैं लक्षण पाए जाते थे। यहाँ बर्फ़ की चादर आच्छादित थी। तो आज भी उन हिमानी घाटियों से जो निर्मित आकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, वो देखने को मिलती हैं। और ख़ासकर जो है फ्योर्ड तट, अर्थात जो समुद्र के किनारे का भाग है, जैसे कि नॉर्वे और फिनलैंड, स्वीडन में, यहाँ नॉर्वे में जो समुद्र के किनारे का भाग है, यहाँ जो हिमनद से जो घाटियाँ बनी थी उन घाटियों में समुद्र का पानी एक अंदर तक प्रवेश कर जाता है। तो वो सकरी घाटियाँ हैं, उन्हें फ्योर्ड तट कहते हैं। तो इस भूभाग में फ्योर्ड तट देखने को मिलते हैं और वो जो घाटियाँ हैं वो डूबी रहती हैं। तो ये नॉर्वे के जो फ्योर्ड हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो ब्रिटेन का भूभाग है या ब्रिटेन के आसपास के जो द्वीप हैं जिसमें स्कॉटलैंड है, वेल्स, आयरलैंड, ये सम्मिलित हैं। तो यहाँ भी कुछ प्राचीन पर्वत हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिनाइन पर्वत है, इंग्लैंड में है, कैम्ब्रियन ये भी इंग्लैंड में है, और ग्रैम्पियन जो है स्कॉटलैंड का पर्वत है। तो ये सब जो हैं ये उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश में आते हैं और काफ़ी प्राचीन पर्वत हैं। और इन पर्वतों पर हिमानीकरण के प्रभाव पाए जाते हैं, अर्थात ये जो पर्वत हैं यहाँ बर्फ़ की चादर आच्छादित थी प्राचीन समय में, तो उसके लक्षण आज भी देखने को मिलते हैं। यूरोप का दूसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो है मध्य का जो मैदानी भाग, जो पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर फैला हुआ है। तो ये जो मैदानी भाग है ये रूस, जो बाल्टिक देश हैं, ये बाल्टिक सागर है तो इसके आसपास के जो देश हैं, यहाँ जर्मनी, दक्षिण स्वीडन है, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस का उत्तरी भाग। तो ये जो समस्त भाग है यहाँ पूर्व में इसकी चौड़ाई अधिक है और यहाँ तक ये इधर फ्रांस तक फैला हुआ है।
अब इस मैदान को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है रूस की तरफ का जो प्लेटफॉर्म है, जिसे रूसी प्लेटफॉर्म कहते हैं। यहाँ ये मैदान चौड़ा है, यहाँ ये मैदान पठार की आकृति में फैला हुआ है। इस मैदान पर जो है वोल्गा और यूराल नदियाँ बहती हैं, जो कैस्पियन सागर में गिरती हैं, और यहीं पर नीपर, डोन और निस्टर नदियां हैं वो काला सागर में गिरती हैं। तो यूराल, वोल्गा तो गिरती हैं कैस्पियन सागर में, और जो अन्य नदियां हैं वो नीपर, निस्टर वो काला सागर में। इसके अलावा जो पश्चिम का मैदानी भाग है वो अपर्दनात्मक है। अच्छा, अपर्दना से बना हुआ है। यहाँ हिम के जो जमाव है, हिम नदियों के जो अवसाद हैं उससे निर्मित ये जलोढ़ मैदान है। इस मैदानी भाग में राइन, रोन और एल्ब नदियां जो हैं उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती हैं। तो इस क्षेत्र में उत्तरी सागर में ये नदियां गिरती हैं और इस मैदान का निर्माण करते हैं। तो इस तरह ये जो मैदानी भाग है ये पूर्व में अधिक चौड़ा है और पश्चिम में थोड़ा सकरा है। यूरोप का जो तीसरा और महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है वो है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, अर्थात दक्षिण पश्चिम में जो आल्प्स पर्वतमाला है और उसकी जो श्रृंखलाएं फैली हुई हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दक्षिणी जो पर्वतीय प्रदेश है ये भी कुछ भागों में बांटते हैं। एक तो है मध्य के प्राचीन पर्वत, जिसमें स्पेन का मेसेटा पठार है। वासजेस जो है पर्वत प्राचीन है, हर्सिनियन काल का है ये फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट हैं ये जर्मनी में, और होर्ज है ये भी जर्मनी में। तो ये जो पर्वत हैं ये बर्नसोत पर्वत हैं और काफ़ी अवशिष्ट अवस्था में हैं। आज ये अपक्षय अपर्दन से ये काफ़ी अपरदित हो चुके हैं, जिससे ये इनकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम है। तो ये मध्य के प्राचीन भूभाग है। यहाँ देखिए, तो अभी तक ये उत्तर पश्चिम की प्राचीन जो भूमि थी, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसकी बात की, ये मध्य का मैदान। तो यहाँ पर ये पर्वतमालाएं पाई जाती हैं, जो प्राचीन पर्वतमालाएं हैं फ्रांस में, जर्मनी में, जो भी हमने बात की है। इसके अलावा इनके दक्षिण में, इन पर्वतों के दक्षिण में नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ, जो आल्प्स पर्वत है, जो नवीन वलित पर्वत है, जैसे कि हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, ये सब नए पर्वत हैं। तो नवीन जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियां हैं उनमें पिरेनीज, आल्प्स, कार्पेथियन, एपेनाइन, काकेसस, ये मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। अब पिरेनीज जो पर्वत है, पिरेनीज ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। यहाँ देखिए, अगर बात करें इसमें तो ये देखो, ये लिखा हुआ है पिरेनीज, तो ये स्पेन और इधर फ्रांस, तो इनके मध्य है ये पिरेनीज। आल्प्स जो पर्वत है ये इस क्षेत्र का ऊंचा पर्वत है और यहाँ की जो ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक। आल्प्स पर्वत की जो ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक, जो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में ये पर्वत फैला हुआ है, और स्विट्ज़रलैंड में इसी का भाग है जूरा पर्वत। तो आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लांक है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। यहाँ देखिए, ये आल्प्स पर्वत है। तो आल्प्स पर्वत भी कई श्रृंखलाओं के रूप में पाया जाता है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी जिसकी बात की है, देखिए यहाँ 4807 मीटर ऊंची है, जो फ्रांस और इटली की सीमा पर है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में भी इसी का एक भाग है जिसे जूरा पर्वत कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण में इटली की तरफ, ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है ना, ये एपिनाइन पर्वत है जो इटली में है, ये भी आल्प्स का ही एक भाग है। इनके अलावा अगर बात करें तो कार्पेथियन पर्वत है आल्प्स के पूर्व में, जो सर्बिया और माउंटेनिग्रो में पड़ता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण पर्वत है काकेसस, और इसी काकेसस पर्वत में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एलबुर्ज पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर।
तो एल्बुर्ज है काकेशस पर्वत में और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लांक, जो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण की जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनमें कुछ तो प्राचीन हैं और दक्षिण वाले नवीन पर्वत हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ प्रायद्वीप भी देखने को मिलते हैं दक्षिण में, जिसमें स्पेन का प्रायद्वीप जिसे आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं, इटली प्रायद्वीप और बाल्कन। अब प्रायद्वीप से तात्पर्य है वह भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसे प्रायद्वीप कहेंगे। तो यहाँ मुख्यतः इस भाग में 3 प्रायद्वीप हैं। जैसे अभी बात की स्पेन का जो प्रायद्वीप, तो ये स्पेन का जो प्रायद्वीप है जिसे आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं, इसके तीनों तरफ पानी है। इधर अटलांटिक सागर है, बे ऑफ बिस्के की खाड़ी है, भूमध्य सागर है। दूसरा जो इटली का प्रायद्वीप, ये इटली है। तो देखिए इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और दक्षिण में भी पानी है। तो ये प्रायद्वीप है। और बाल्कन प्रायद्वीप, जो बाल्कन देश हैं जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, ये देखिए यहाँ भी पानी से घिरा हुआ है, इधर भी और नीचे भी, जिसमें आपका यूनान है जो नीचे ही नीचे ग्रीस देश है, ये बाल्कन देश में आता है। तो ये जो मुख्य 3 प्रायद्वीप हैं ये भी इसी भूभाग में है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में नदी घाटियों से निर्मित भी कुछ मैदान हैं। यहाँ जैसे स्पेन में एब्रो, फ्रांस में रोन नदी से निर्मित मैदान, इटली में पो नदी से निर्मित मैदान, हंगरी व रोमानिया में डैन्यूब नदी से निर्मित मैदान। तो इस तरह इस भूभाग में भी कुछ नदी घाटियों से निर्मित मैदान हैं। जैसे इटली का जो पो नदी से निर्मित मैदान है उसे लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। तो यूरोप महाद्वीप में मुख्यतः ये 3 तरह की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। उत्तर पश्चिम में प्राचीन पर्वत हैं, मध्य में मैदानी भाग हैं और जो दक्षिण है वहाँ नवीन पर्वतमाला आल्प्स और उसकी श्रृंखलाएँ। इसके अलावा यहाँ भी कुछ नदी घाटियों से निर्मित मैदान पाए जाते हैं।